जैसे कि गाइस आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लो फैंग था वो सेक्टर 20 के नेस्ट के अंदर जा चुका था लड़ने के लिए। और लो फैंग ने शिवो विंग्स की मदद से, उसके ओरिजिन की मदद से 8.3 मिलियन सेक्टर 20 को मार दिया था। जिसके बाद एंड के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिला था कि लगभग 9 लाख से ज़्यादा जो सेक्टर 20 होता है वो जैसे तैसे करके बच जाता है। और जो 9 लाख सेक्टर 20 होता है ये ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर घुस जाता है। और जैसे ही लो फैंग को पता चलता है कि जो सेक्टर 20 है ये ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर एंटर कर चुका है, उसी के बाद जो लो फैंग होता है वो वापस से जल्दी ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर जाता है। जिसके बाद वो वर्चुअली एक मीटिंग हेल्ड कराता है जिसके अंदर वो जितने भी ट्रू गॉड्स है और बाकी पूरे के पूरे यूनिवर्स, फर्स्ट इनकाग्निशन आ रहा है, सेकंड इनकाग्निशन आ रहा है, और जितने भी लोग हैं सभी लोगों को ये बात ढिंढोरा पीटते हुए बता देता है कि फाइनली जो कैटास्ट्रॉफिक का डे है वो आ चुका है। जो सेक्टर 20 है 9 लाख से भी ज़्यादा सेक्टर 20 ऑलरेडी ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर एंटर कर चुके हैं, और एक दिन से भी कम टाइम के अंदर वो शायद से फर्स्ट और सेकंड यूनिवर्स एरा के अंदर पहुंच जाएंगे। सारी चीज़ें होने के बाद जो लो फैंग होता है वो खुद भी सेक्टर 20 के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। और जब लो फैंग सेक्टर 20 के साथ फाइट करने के लिए जा रहा होता है तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है फर्स्ट और सेकंड रिकॉग्निशन एरा की काफ़ी सारे ट्रू गॉड जो होता है वो लो फैंग को सपोर्ट करता है। वो लोग कुछ इस तरीके से सपोर्ट करते हैं कि वो अपने मिनिएचर यूनिवर्स को छोड़ के लो फैंग के मिनिएचर यूनिवर्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे, बिकॉज उन सभी लोगों को पता था कि आगे जाके उनका ब्रेक थ्रू करना ना करना इसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन वही जो लो फैंग का मिनिएचर यूनिवर्स है वो ऑलरेडी 1 बिलियन लाइट ईयर्स लंबा चौड़ा है, और इतना लंबा चौड़ा है मिनिएचर यूनिवर्स, अगर इसे डिवॉर कर लिया गया तो लिटरल उनकी जो इकलौती होप थी लो फैंग की वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लो फैंग फिर आगे जाके अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। और हो सकता है कि ये सेक्टर 20 क्राइसिस फिर कभी ना ख़त्म हो। एंड इसी के साथ एट द एंड जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट होते हैं वो भी लो फैंग की मदद करने के लिए आ जाते हैं। इवन वो भी लो फैंग के मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर पालती मार के बैठ जाते हैं। और जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट थे वो ऑलरेडी अपने मिनिएचर यूनिवर्स को छोड़ चुके थे। वो कहते हैं कि मेरा मिनिएचर यूनिवर्स डिवॉर भी कर दिया गया तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मैं अपने मरते दम तक तुम्हारे मिनिएचर यूनिवर्स को कुछ नहीं होने दूंगा। होने के बाद जो लो फैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है, जिसके बाद वो फर्स्ट और सेकंड इनकार्नेशन एरा की तरफ आगे बढ़ रहा था। जब वो आगे बढ़ता है उसे रास्ते में 900 डीमन मास्टर का मिनिएचर यूनिवर्स देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उससे ज़्यादा दूर नहीं था। जैसे ही लो फैंग 900 डीमन मास्टर के मिनिएचर यूनिवर्स की तरफ देखता है वो दूर से उसे देख सकता था कि वो आराम से अपने मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर एक बड़े से थ्रोन के ऊपर आराम से पालथी मार के बैठा हुआ है मज़े से। जब लो फैंग 900 डीमन मास्टर को देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। लो फैंग ऑलरेडी जान चुका था कि जो 900 डीमन मास्टर है ये सेक्टर 20 के साथ मिल चुका है। डेफिनेटली जो लो फैंग था वो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अभी मिनिएचर यूनिवर्स या फिर ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है इन सारी चीज़ों की छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी बाहर की साइड लीक हो। और लो फैंग कहीं ना कहीं जानता था कि कुछ टाइम के बाद जो सेक्टर 20 है वो ज़रूर 900 डीमन मास्टर को मिलेंगे, और 900 डीमन मास्टर को मिल के वो पूरे के पूरे मिनिएचर यूनिवर्स या फिर ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर जो भी चल रहा है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। और लो फैंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इससे पहले कि वो 900 डीमन मास्टर से इन्फॉर्मेशन ले, लो फैंग 900 डीमन मास्टर का गेम बजाना चाहता था। लो फैंग अपनी मोस्ट पावरफुल ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, क्योंकि जो लो फैंग था उसके पास ऑलरेडी कोई दूसरा टाइम नहीं था, और सेक्टर 20 क्राइसिस के इतना ज़्यादा क्रूशियल टाइम के अंदर वो 900 के ऊपर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था। लो फैंग अपने लेवल 13 की ब्लेड टेक्निक को परफॉर्म करता है सिंथिया को, और ये जो टेक्निक होती है आपको पता होगा कि ये जो सेक्टर 20 बड़ी था जो उसने डिस्ट्रक्शन अटैक परफॉर्म किया था, ये टेक्निक कहीं ना कहीं उस डिस्ट्रक्शन अटैक को राइवल। एंड जैसे जो ब्लेड टेक्निक होती है परफॉर्म होती है इसी के साथ हम लोग को एक इंक्रेडिबल डैजलिंग वाइट गोल्ड कलर का आग देखने के लिए मिलता है, जो कि ब्लेड शेप का था। वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा था, वो लगभग 1 लाइट ईयर लंबा था। वो आसपास से जैसे ही गुजर रहा था वो जो यूनिवर्स की मेम्ब्रेन थी, जो वाइट स्पेस की मेम्ब्रेन थी, उसे पूरी तरीके से कट करते हुए उसे नथिंगनेस के अंदर कन्वर्ट कर रहा था। और जो आर्क था इतना ज़्यादा पतला था कि ये एक बिना साउंडलेसली ट्रैवल कर सकता था, मतलब ये इतने तेज़ी से जा रहा था कि इवन इसकी साउंड भी नहीं आ सक रही थी। तभी हम लोगों को 900 डीमन मास्टर देखने के लिए मिलता है, जिसके एक्सप्रेशन सडनली पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वो इस वक्त अपने मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर आराम से बैठा था, लेकिन सडनली उसे एक माइटी ब्लेड लाइट देखने के लिए मिलती है, जो कि इतनी ज़्यादा स्पीड थी कि उसकी जो स्पीड थी वो ऑलरेडी 100 मिलियन टाइम लाइट की स्पीड को एक्सीड कर चुकी थी। मोर इम्पॉर्टेंटली ये स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो जो गोल्डे किंग के कॉप्स थे, यानी कि वो जो एक बड़ा सा गोल्डे किंग अपीयर हुआ था जिसके थ्रू लोग वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर एंटर करते थे, वो पत्थर की मूर्ति
मूर्ति। उस मूर्ति जब वो मूर्ति अपीयर हुई थी, इवन उसकी स्पीड भी लगभग 100 मिलियन टाइम्स ही थी। लेकिन इस वक्त जो लू फैंग की स्पीड थी वो 100 मिलियन टाइम लाइट स्पीड को ऑलरेडी एक्सीड कर चुकी थी। और इस लेवल का अटैक भले पूरी के पूरे यूनिवर्स के अंदर आखिर कौन कर सकता है। पहली बारी में जो 9 हेडेड डीमन मास्टर होता है वो समझ जाता है, क्योंकि पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर इस तरीके के इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक बस एक ही पर्सन कर सकता था, वो था लू फैंग। क्योंकि उसके अलावा जो सेक्टर 20 थे वो तो उसके ऊपर अटैक करने नहीं वाले थे, और बाकी किसी के अंदर भी इतना दम नहीं था कि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक को क्रिएट कर सके। 9 हेडेड डीमन मास्टर मन ही मन सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने मिनीचर यूनिवर्स को इस तरीके से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। इसी के बाद सडनली वो अपनी जगह से टेलीपोर्ट होता है और वो एक गोल्डन बैटलशिप के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ से उस लाइट के करीब जा रहा था। जो 9 हेडेड डीमन मास्टर था वो उस लाइट की बीम को रोकना चाहता था। वो मन ही मन सोचता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि तुम्हारी ये जो भी टेक्निक है ये एक ट्रू गॉड लेवल के ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इवन एक ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस लेवल का वॉरियर को भी एक ट्रू गॉड वेपन को डिस्ट्रॉय करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मेरी जो बैटलशिप है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मटेरियल से बनी है, देखते हैं कि तुम्हारा जो अटैक है ये मेरे बैटलशिप को डिस्ट्रॉय कर पाता है या नहीं। के लिए मिलता है जो 9 हेडेड डीमन मास्टर की जो स्पेसशिप होती है, इसे फाइनली वो वाइट कलर की गोल्ड ब्लेड लाइट जो होती है वो टकरा जाती है। और जैसे वो उस स्पेसशिप से टकराती है, सडन हम लोग को एक जोर की आवाज़ सुनने के लिए मिलती है, जिसके बाद वो जो आर्क शेप की ब्लेड लाइट थी वो एकदम से एक्सप्लोड कर जाती है और छोटे छोटे हिस्सों के अंदर बढ़ जाती है। जिसके बाद वो काफ़ी सारे डायरेक्शन के अंदर जाती है और आगे जाने के बाद पूरी तरीके से बढ़ने के बाद वो कुछ टाइम के बाद पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। वही आसपास का स्पेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है एट द सेम टाइम वो जो बैटलशिप थी वो जैसे ही उस लाइट की बीम्स के साथ टकराई थी वो एकदम से फटते हुए एकदम दूर उड़ते हुए चली गई। सोचता है वहाँ पे पर्सनली जाके मिलना ही पड़ेगा एक बार। एंड इसी के साथ जो लू फैंग होता है वो अपने स्टार टावर के अंदर बैठता है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उस पर्सन की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। वो पर्सन यानी कि 9 हेडेड डीमन मास्टर। सिर्फ जो 9 हेडेड डीमन मास्टर होता है उसे पता चल जाता है कि जो लू फैंग का स्टार टावर है वो ऑलरेडी आसपास के स्पेस मेम्ब्रेन के अंदर एंटर हो चुका है। तभी 9 हेडेड डीमन मास्टर अपने फ्रीज डोमेन को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो लू फैंग के स्टार टावर को अपने स्पेस के अंदर आने से रोक सके। इसी के साथ जो लू फैंग होता है जब वो आसपास की स्पेस को देखता है जो कि फ्रीज हो चुका है, इसे देखते हुए लू फैंग एक बार खांसता है और फिर कहता है ये बच्चों जैसी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, वो भी मुझे रोकने के लिए। जो लू फैंग था अगर उसका मन करता तो लू फैंग वहाँ पे जाता और एक अटैक के अंदर इसके मिनीचर यूनिवर्स को धूमधाम करके आ जाता। लेकिन इस वक्त लू फैंग के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, उसके लिए एक एक सेकंड काफ़ी ज़्यादा कीमती था। इसलिए जो लू फैंग होता है वो टाइम पास नहीं करता ज़्यादा और वो डायरेक्टली अपना जो ट्रम्प कार्ड होता है यानी कि एस्टेबलाइजर यूनिवर्स विद अ सिंगल थॉट वो उसे एक्टिवेट कर देता है। भले जो लू फैंग था वो शिवो विंग्स के ओरिजिन को यूज़ कर चुका था, लेकिन स्टिल उसका जो ओरिजिन है जो उसका कोर है उसके अंदर अनकाउंटेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और जिस टाइम जो लू फैंग ने जो एनर्जी यूज़ की थी वो एनर्जी किसी इटर्नल ट्रू गॉड की थी। लेकिन उसके अलावा भी जो शिवो विंग्स है उनकी खुद की एनर्जी भी है, और ये जो एनर्जी है ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये इनफ है इस वक्त इस 9 हेडेड डेमन मास्टर के साथ निपटने के लिए। एंड इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए एक मिलता है एक वास्ट यूनिवर्स, एक बॉर्न होता है इंस्टेंटली। ये जो वास्ट यूनिवर्स होता है ये लगभग 10,000 लाइट ईयर्स तक की जगह को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। लू फैंग चाहता तो इस मिनिएचर यूनिवर्स को और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकता था, लेकिन लू फैंग को अभी ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं लगती, इसलिए लू फैंग इसे जिस साइज़ में था उसी साइज़ में रहने देता है। एंड अपना 1/3 ऑफ वाइट स्पेस को एक्टिवेट करने के बाद वो लगभग उसको 50,000 लाइट ईयर्स तक एक्सपेंड कर देता है। इसी के बाद लू फैंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से टेलीपोर्ट करते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। वही जो 9 हेडेड डीमन मास्टर था उसके डर के मारे चड्डी गीली हो चुकी थी। तो जो 9 हेडेड डीमन मास्टर था उसके अंदर से उसकी जो मिनीचर यूनिवर्स था उसका जो लालच था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। 9 हेडेड डीमन मास्टर मन ही मन कहता है कि जान बचे तो लाखों पाए और बाकी सारी चीज़ें बाद में देखी जाएगी, और वो अपनी जान बचा के भागना शुरू कर देता है। मिनीचर यूनिवर्स वगैरह ये सारी चीज़ें तो बात की बात है, एट द एंड अगर जान ही नहीं रहेगी तो क्या ही कर लेगा ये बंदा। वही इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग का डोमेन था उसके कारण एक जॉटिक एयर फ्लो क्रिएट होता है, जिसके थ्रू एक बहुत जोर का धमाका होता है और इस धमाके के अंदर आसपास का जितने भी मिनीचर यूनिवर्स की वॉल्स थी वो सारी फट जाती है। और इसी के बाद जो लू फैंग होता है वो देखता है कि 9 हेडेड डीमन मास्टर है वो अभी भी ज़िंदा है और वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर चुका है और वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। लू फैंग उसकी तरफ देखता है और कहता है अच्छा बच्चा तू भागेगा, ऐसे कैसे तेरे को भागने दूंगा। और इसी के साथ
जो लू फैंग होता है वो अपने आप को टेलीपोर्ट करना शुरू कर देता है और लगभग 2 मिनट से भी कम के अंदर जो मिल्की वे ऑडी लीडर होता है वो ऑलरेडी 9 हेडेड डीमन मास्टर के सामने पड़ चुका था। लू फेंग को देखने के बाद जो 9 हेडेड डीमन मास्टर होते हैं उसकी फट जाती है और वो लू फेंग से कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, मेरा जो एंटायर रेस है वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाता। देखो लू फेंग, मैं आज भी तुम ह्यूमंस का साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस टाइम मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। लू फैंग 9 हेडेड डीमन मास्टर को काफ़ी ज़्यादा नफरत के साथ देखता है, जिसके बाद उसके हाथों के अंदर से स्टार टावर निकलता है जो कि एकदम से बड़ा हो जाता है और वो उल्टा हो जाता है। उसके बेसमेंट के अंदर से 9 वर्पुल स्पेस ओपन हो जाता है और ये जो वर्पुल स्पेस होता है ये 9 हेडेड डीमन मास्टर को अपने अंदर खींच लेता है। और ये जो डिवाइन आई टेक्निक थी ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक थी, जिसका इस्तेमाल भी लू फैंग ने इस 9 हेडेड डीमन मास्टर के ऊपर 1-2 बार तो किया ही था फाइट के बीच में। और इस वक्त इस ट्रेजर को बनाने वाली जो चीज़ है वो और कुछ नहीं, एक पैलेस टाइप का ट्रू ट्रेजर है। इवन स्टार टावर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये जो टेक्निक है, इवन ये टेक्निक एक इटर्नल ट्रू गॉड को टक्कर देती है। इसका मतलब आपका ये है कि इवन स्टार टावर भी इस केस में कुछ नहीं कर सकता अगर ये डिवाइन आई टेक्निक को परफॉर्म किया गया, क्योंकि इससे निकलने वाली जो रेज होती है वो आराम से किसी भी सब्सटेंस को पेनिट्रेट कर सकती है। इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग होता है। लू फैंग फाइनली जो लू फैंग था वो प्राइमरी यूनिवर्स के अंदर पहुंच चुका था। गाइस मीटिंग जितनी भी हुई थी वो सारी की सारी लू फैंग के अवतार ने ली थी, और इसी के साथ साथ जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट वगैरह जिस भी इंसान से मिले थे वो भी ओरिजिनल लू। इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग होता है, जब वो ह्यूमन टेरिटरी के अंदर आता है तो काफ़ी सारे ट्रू गॉड्स उसका स्वागत करते हैं, और इस स्वागत के अंदर काफ़ी सारे ग्रीन प्लांट लाइफ फॉर्म भी देखने के लिए मिल सकते थे। जैसे ही लू फैंग वहाँ पे आता है ये सारे के सारे जो लाइफ फॉर्म होता है वो लू फैंग को ग्रीट करता है, वही लू फैंग भी इन लोगों को ग्रीट बैक करता है। जिसके बाद लू फैंग इन लोगों की तरफ देखता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि देखो, हमारी ह्यूमन रेस के अंदर ज़्यादातर ट्रू गॉड्स नहीं है, और जो ट्रू गॉड्स हैं उनकी जो बॉडी है वो सच्ची में इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो तुम्हारे अंदर काफ़ी सारे अलग अलग और डिफरेंट लाइफ फॉर्म है, जैसे कि माउंटेन लाइफ फॉर्म, प्लांट लाइफ फॉर्म, जिनकी जनरली जो बॉडी की साइज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। तो तुम डेफिनेटली अपनी बड़ी बॉडी के साइज़ का एडवांटेज उठा सकते हो जब तुम सेक्टर 20 के साथ फाइट करोगे। लू फैंग होता है वो कुछ टाइम और इन लोगों को ज्ञान देता है, और इन लोगों को ज्ञान देने के बाद सडनली लू फैंग वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी लू फैंग को कुछ ही दूरी के ऊपर प्राइमल चॉसिटी लीडर, 9 रिपोर्टेस मास्टर, ट्रू यान मास्टर और इसके साथ और भी काफ़ी सारे ट्रू गॉड देखने के लिए मिलता है। लू फैंग वहाँ पे उन लोगों से मिलने के लिए 1 सेकंड के लिए रुक जाता है, जिसके बाद वो सारे के सारे जो ट्रू गॉड्स होते हैं वो लू फैंग को वेलकम करते हैं। प्राइमल चॉसिटी लीडर लू फैंग से कहता है कि जैसे कि तुमने एक्सपेक्ट किया था कि जो सेक्टर 20 है वो ऑलरेडी अटैक करना स्टार्ट कर चुके हैं। उन्होंने पेरिफेरल मिनिएचर यूनिवर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है फर्स्ट यूनिवर्स एरा से। एंड इस वक्त वो जो सेक्टर 20 जो अटैक कर रहे हैं उनकी ये जो सेक्टर 20 वेव है ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और उनको रोक पाना इस वक्त लिटरली पूरी तरीके से नामुमकिन लग रहा है। लू फैंग मनी मन सोचता है कि ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी उसे पता है, और इवन उसकी मदद करने के लिए मोरूशा है, लेकिन मोरूशा की मदद के साथ साथ भी लू फैंग क्या ही उखाड़ लेगा। मतलब मोरूशा ज़्यादा से ज़्यादा लू फैंग को बस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है कि वो जो सेक्टर 20 है वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे, क्यों आ रहे हैं, लेकिन लू फैंग इन सारे सेक्टर 20 के साथ कैसे निपटेगा। अगर ये सारे सेक्टर 20 एक जगह पर इकट्ठा हो जाए तो एक टाइम में लू फैंग इन लोगों से निपट भी सकता है, लेकिन ऐसे अलग अलग इन सेक्टर 20 को पकड़ना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है लू फैंग के लिए भी, और साथ ही साथ ऐसे अलग अलग पकड़ने में लू फैंग की भी काफ़ी एनर्जी वेस्ट जाएगी। एंड जब लू फैंग ये सारी चीज़ें सोच ही रहा था तभी इसी के बाद एक सारे के सारे जो ट्रू गॉड होता है वो मिल्की वे ऑडी लीडर के सामने भीख मांगने लग जाता है। जैसे कि स्केलेटन रेस के ट्रू गॉड वो कहता है कि मिल्की वे ऑडी लीडर, मैं स्केलेटन मास्टर हूँ, मैंने किसी के आगे आज तक हाथ नहीं फैलाया, तुम मेरी मदद कर दो प्लीज़, तुम मेरे मिनिएचर यूनिवर्स को बचा लो। वही रैम्पेज डेविल गॉड जो उनका लीडर होता है रैम्पेज क्लैन का, वो आता है और वो कहता है कि मिल्की वे ऑडी लीडर तुम मेरी मदद करो प्लीज़, मेरे लोगों को बचा लो। और एक के बाद एक जितने भी ट्रू गॉड्स थे वो सारे के सारे लू फैंग से भीख मांग रहे थे अपने मिनिएचर यूनिवर्स को बचाने के लिए। गाइस जब से ये जो सेक्टर 20 अटैक वाला मैसेज है ये पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर फैला है, और ये जो सेक्टर 20 है उन्होंने फर्स्ट इंकाग्रेशन एरा के अंदर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद फर्स्ट और सेकंड इंकाग्रेशन एरा से काफ़ी सारे जो ट्रू गॉड्स थे उन्होंने ह्यूमन से हेल्प मांगी, और काफ़ी सारे लोगों ने प्राइमल चॉसिटी लीडर को मेल भेजा, लेकिन जो प्राइमल चॉसिटी लीडर या फिर जो ह्यूमंस है उन्होंने उनकी कोई भी मदद नहीं की, और ना ही उनके लिए कोई भी आर्मी भेजी। सब लोगों की तरफ देखता है और कहता है मुझे माफ़ करना, इस केस में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं अपने मिनिएचर यूनिवर्स को नहीं बचा सकता तो मैं तुम लोगों के मिनिएचर यूनिवर्स को कैसे बचाऊंगा।
तुम सभी लोगों को अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए खुद भागना पड़ेगा, खुद संघर्ष करना पड़ेगा। लू फेंग ने काफ़ी ज़्यादा प्लेन वॉइस के अंदर और एक सिंपल सा सवाल का जवाब दे दिया था उनको, जिसके बाद जो प्राइमल चॉइस लीडर और रिमोटनेस ट्रू मास्टर थे वो भी साफ साफ मना कर देते इन सब लोगों को। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता और हम लोग को स्केलेटन मास्टर देखने के लिए मिलता है, जो कि स्केलेटन रेस से था। उनके मिनिएचर यूनिवर्स को ऑलरेडी काफ़ी सारे सेक्टर बीस्ट के द्वारा डिवॉर किया जा रहा था, और जो सेक्टर बीस्ट थे ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इनके मिनिएचर यूनिवर्स को डिवॉर कर रहे थे, और लगभग वो पूरे के पूरे मिनिएचर यूनिवर्स को डिवॉर कर ही चुके होते हैं। तभी जो स्केलेटन मास्टर होता है वो एकदम से बाहर आता है और वो एक चोर की अनाउंसमेंट करता है। वो कहता है कि मैं स्केलेटन मास्टर हूँ, वन ऑफ द 8 हीरोज़ यूनिवर्स ओशन के अंदर से, और मैं प्लेज करता हूँ कि मैं अपनी एलिगेंस तुम्हें समर्पित करने के लिए तैयार हूँ, मतलब मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। तुम मुझे अपना स्लेव बना लो, लेकिन मेरे मिनिएचर यूनिवर्स और मेरी स्केलेटन रेस को जाने दो। स्केलेटन मास्टर था, ये बिल्कुल भी सेक्टर 20 को ज्वाइन नहीं करना चाहता था, लेकिन इसकी मजबूरी थी और ये कुछ भी नहीं कर सकता था। और इसके अलावा अभी ये मन से चाहता था कि जो सेक्टर 20 है वो एट द एंड इन लोगों को अपना स्लेव एक्सेप्ट कर ले, वरना इन लोगों की जो इकलौती होप है ज़िंदा बचने की वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। जो स्केलेटन मास्टर था उसके सामने हम लोगों को एक सेक्टर 20 देखने के लिए मिल सकता था, जो कि स्केलेटन मास्टर की बातें सुनता है, जिसके बाद वो पीछे मुड़ के देखता है और जितने भी सेक्टर 20 होता है उनको एक मैसेज ट्रांसमिट करता है। वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू आवर प्लान हमने लगभग जेंजिया एम्परर और ड्रैगन रॉक एंसेस्टर गॉड को इनको बहुत पहले अपना सोल स्लेव बनाया था, लेकिन ये दोनों के दोनों अभी हमारे किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि इन दोनों को कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता है। तो हमें इस स्केलेटन मास्टर को रख लेना चाहिए, और वैसे भी ये टॉप 8 ट्रू गॉड्स के अंदर से एक है। इसी के साथ जो 9 लाख से भी ज़्यादा सेक्टर बीस्ट होता है वो इस चीज़ के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद वो जो एक सेक्टर बीस्ट होता है वो स्केलेटन मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर तुम सच्ची में हमारे तरफ आना चाहोगे तो मैं डेफिनेटली तुम्हें एक मौका देना चाहूँगा। सेक्टर भी इसी के बाद वो जो सेक्टर बीस्ट होता है वो स्केलेटन मास्टर की तरफ देखता है, और उसके आंखों के अंदर से एक बीम निकलती है जो कि कुछ स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करती है, और जो स्केलेटन मास्टर होता है उसकी बॉडी के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स चले जाते हैं। जिसके बाद उसकी जो पूरी तरीके से सोल होती है उसको जो सेक्टर बीस्ट होता है वो पूरी तरीके से मेमोराइज कर लेता है। अभी एक तरीके से ये जो स्केलेटन मास्टर था वो एक तरीके से सेक्टर बीस्ट का एक सोल स्लेव बन चुका था। शिफ्ट होता है हम लोगों को बाकी लोगों के मिनिएचर यूनिवर्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से एक के बाद एक क्रैम्बल होते जा रहे थे। वही उसके अंदर से काफ़ी सारे लोगों के चिल्लाने की और चीखने की आवाज़ें सुनने के लिए मिल सकती थी। वही सीन शिफ्ट होता है हम लोग को एक ट्रू गॉड देखने के लिए मिलता है, जो कि गोल्डन आर्मर ट्रू गॉड था, जो कि सेकेंड इनकार्नेशन एरा था। वो मिल्की वे को याद करता और उसे मन ही मन काफ़ी ज़्यादा गालियाँ दे रहा था। वो कहता है कि मिल्की वे तुम सच्ची में पूरी तरीके से यूजलेस हो, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस सेक्टर बीस्ट के इतने भयानक सिचुएशन के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे, तुम किसी काम के नहीं हो। भले ही आज हमारी रेस क्यों ना ख़त्म हो जाए, लेकिन आज नहीं तो कल हमारे साथ साथ ह्यूमंस भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। सेक्टर 20 किसी को नहीं छोड़ने वाले। इसी के साथ ये जो गोल्डन आर्मर ट्रू गॉड होता है ये पूरी की पूरी इज्जत के साथ मरता है। इसको पता था कि सेक्टर 20 उसके मिनिएचर यूनिवर्स के ऊपर अटैक कर रहा है, इसके बाद भी वो अपनी मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर रहता और इधर उधर नहीं जाता। उसे पता था कि एट द एंड वो मरने वाला है, तो ज़्यादा झटपटा के कोई मतलब नहीं है, वो अपने लोगों के साथ मरना चाहता था, तो इसलिए वो बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करता और अपने लोगों के साथ फाइनली जो ट्रू गॉड होता है इसका खेल ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ सीन वापिस से शिफ्ट होता है और हम लोग को डिवाइन आई ट्रू मास्टर देखने के लिए मिलता है, जो कि एक सेक्टर 20 के सामने खड़ा होता है। वो उसके सामने झुकते हुए बोलता है कि मैं डिवाइन आई ट्रू मास्टर हूँ और मैं 8 ग्रेट ओवरलॉर्ड्स के अंदर से एक हूँ, और मैं इस यूनिवर्सेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर प्रोसेस करता हूँ, और साथ ही साथ मेरे पास बहुत ज़्यादा ग्रेट अमाउंट के अंदर इन्फॉर्मेशन है, और मैं आपके साइड के अंदर आना चाहता हूँ, मैं आपकी तरफ आने के लिए तैयार हूँ। इसी के बाद ये जो सेक्टर 20 होता है ये बाकी सारे सेक्टर 20 को इस चीज़ के बारे में सिग्नल भेजता है, जिसके बाद वो जो सारे के सारे सेक्टर 20 होता है वो एक सीक्रेट कोडिंग और सिग्नल भेजते हैं, जिसके बाद ये जो सेक्टर 20 होता है वो हमें मुंडे हिला देता है, और फिर वो डिवाइन आई ट्रू गॉड की तरफ देखता है और फिर कहता है कि चलो ठीक है, दिया तुम्हें एक चांस दिया हमारी तरफ आने के लिए। इसी के बाद वो डिवाइन आई ट्रू मास्टर जो था वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुका था फाइनली कुछ टाइम तक के लिए, तो वो पूरी तरीके से ज़िंदा था। बाद में देखा जाएगा कि जो सेक्टर 20 है ये ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को कितना ही टॉर्चर करता है। एंड इसी के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो सेक्टर 20 होता है वो डिवाइन आई ट्रू मास्टर के ऊपर एक लाइट की बीम छोड़ता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे करके डिवाइन आई ट्रू मास्टर को ऑब्जर्व करने लग जाता है, और वो डिवाइन आई ट्रू मास्टर से कहता है इस चीज़ को बिल्कुल भी रेजिस्ट करने की कोशिश भी मत करना, ये हमारा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम तुम्हें अपने टीम के अंदर शामिल कर लेंगे। और जो डिवाइन आई ट्रू मास्टर था अभी उसके पास कोई दूसरा तरीका भी नहीं था, तो वो जो भी चीज़ें हो रही थी वो उसको होने दे रहा था। वही वो जो सेक्टर 20 था वो दबा के डिवाइन आई ट्रू मास्टर का ओरिजिन खाते जा रहा था।
एंड ये भी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। इनके अंदर अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो डिवाइन आई ट्रू मास्टर होता है उसकी आधी से ज़्यादा जो गोल्डी बॉडी थी वो पूरी तरीके से डिवॉर कर ली गई थी सेक्टर 20 के द्वारा। जो डिवाइन आई ट्रू गॉड होता है वो धीरे धीरे करके समझने लग जाता है, वो रजिस्ट करने की सोचता है, लेकिन तभी वो जो सेक्टर 20 होता है वो कहता है ये एक टेस्ट है हमारे तरफ से तुम्हारे लिए, और तुम इसके अंदर पास हो जाते हो तो डेफिनेटली तुम हमारी टीम के अंदर आ जाओगे, लेकिन इन सारी चीज़ को रजिस्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुम रजिस्ट करोगे तो इसका मतलब तुम टेस्ट के अंदर फेल हो जाओगे, जिसके बाद तुम भी मारे जाओगे और तुम्हारी रेस भी। फाइनली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ये जो डिवाइन आई ट्रू गॉड होता है वो एक बहुत दर्द भरी बहुत मरता है। जो सेक्टर 20 होता है वो उसको उल्लू बना के पूरी तरीके से उसकी सारी की सारी गोल्डन पावर्स ऑब्जर्व कर लेता है, और जब तक इन सारी इंटेंशंस के बारे में जो डिवाइन आई ट्रू मास्टर था उसको पता भी चलता है, तब तक ऑलरेडी उसकी 90% से ज़्यादा बॉडी कंज्यूम हो चुकी थी और इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकता था। और इन सारी चीज़ों का रियलाइजेशन उसको बस मरने के कुछ सेकंड्स पहले हो रहा था कि इन सेक्टर 20 ने उनको चुतिया बना दिया, लेकिन एट द एंड ऐसे सिचुएशन के अंदर वो कर भी क्या सकता है। इस वक्त वो ना ही घर के रह गए और ना ही घाट के। अगर गलती से भी लो वेग और बाकी सब लोगों को पता चला तो इन लोगों के ऊपर ऐसी थू होगी कि इन लोगों ने सेक्टर 20 की साइड ली। और इसके अलावा लू फेंग भी इन्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ता अगर उसे गलती भी पता चलता है कि ये लोग सेक्टर 20 के साइड थे, तो एट द एंड मरना तो इन लोगों का तय ही था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ये बड़ी शांति से मर जाता है बंदा। वही उसके मरने के बाद जो सेक्टर 20 होता है वो कहता है कि इडियट, वो डिवाइन आई ट्रू मास्टर वो पूरी तरीके से इडियट है, भले वो 8 ग्रेट ओवरलॉर्ड्स के अंदर से क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास जब ऑलरेडी स्केलेटन मास्टर था जो कि 8 ग्रेट ओवरलॉर्ड्स के अंदर से था, तो हमें दोबारा से एक और स्लेव की क्या ज़रूरत। ऐसे स्लेव्स को रख रख के हम अपना इतना ज़्यादा डिलीशियस फूड किस तरीके से दाव पे लगा सकते हैं। एंड कुछ इसी तरीके से जो डिवाइन आई ट्रू मास्टर होता है उसकी मौत हो जाती है, उसकी सारी की सारी एनर्जी चूस ली जाती है सेक्टर 20 के द्वारा। और रही बात उसके ट्रू ट्रेजर्स और वेपन की, तो वो सारे वेपन्स भी ये जो सेक्टर 20 था ये अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। भले ही ये सारी चीज़ों को वो पूरी तरीके से ऑब्जर्व करके इनके अंदर से वो एनर्जीज़ को चूस नहीं कर सकते थे, क्योंकि डेफिनेटली इनकी जो एनर्जीज थी वो इन वेपन्स के कंपैरिजन के अंदर पूरी तरीके से अलग थी। और ये जो सेक्टर 20 थे ना ही वो इन वेपन्स का यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो एक तरीके से फिजिकली इन वेपन्स का यूज़ कर सकते थे। जैसे कि यू जैक्स डोजो की जो यू जैक्स थी वो एक सेक्टर 20 अपने एक हाथ के अंदर लेके घूमता था हमेशा। भले ही वो उसके अंदर गोल्डी पावर डाल के उसको पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल उनके पास एक स्किल थी जिसके थ्रू वो उनको हल्का फुल्का तो इस्तेमाल कर ही सकता है और नॉर्मल फिजिकल अटैक्स के लिए भी इस्तेमाल कर ही सकता है, भले ही वो उस एक्स के अंदर अपनी पावर्स ना डाल पाए। वही सीन शिफ्ट होता है हम लोग को यूनिवर्स ओशन के अंदर ही जो ईस्ट एम्पर होली लैंड होता है उसका सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर जो ईस्ट एम्पर एंसेस्टर थे वो 3 एंसेस्टर गॉड के बीचों बीच जाके खड़े थे, और साथ ही साथ वहाँ पे हम लोग को 3 एंसेस्टर ट्री भी देखने के लिए मिल सकते थे। वो जो एंसेस्टर ट्री होता है वो एंसेस्टर गॉड से पूछते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी जाके उन सेक्टर 20 को मारना चाहिए, हमें उनके साथ फाइट करनी चाहिए। तभी जो ईस्ट एम्पर एंसेस्टर होता है वो कहता है ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एट द एंड हम मारे जाने वाले हैं, अपने डेस्टिनी को स्वीकार करो, अपनी किस्मत को स्वीकार करो। हम सब लोगों की किस्मत ही है कि अभी ये जो सेक्टर 20 है ये सबको ख़त्म कर देंगे। एंड वैसे भी जो ईस्ट एम्परर था ये कुछ भी नहीं कर सकता था। सबसे बेस्ट ये एक चीज़ कर सकता था कि जो अपनी विल पावर है इसकी मदद से अपनी मिनीचर यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करे, जिसके थ्रू अगर वो जो सेक्टर 20 है वो अगर इसके मिनीचर यूनिवर्स को डिवॉर भी करेंगे तो वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से इसकी मिनीचर यूनिवर्स को डिवॉर नहीं कर पाएंगे, और डेफिनेटली उनकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। और वैसे भी जो ईस्ट एम्पर लैंड है सेकेंड इनकाग्निशन एरा से, इसलिए जो बंदा है ऑलरेडी इसकी जो सोल है वो ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस लेवल के ऊपर या फिर इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के ऊपर जा चुकी है। ऑलरेडी इनके जो मिनीचर यूनिवर्स था उसके ऊपर अटैक होना स्टार्ट हो चुका था, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद जो ईस्ट एम्पर होली लैंड होता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जो ईस्ट एम्पर होता है वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। वो जो सेक्टर 20 है वो एकदम से रुक जाता है, उन्होंने इस वक्त इन लोगों के ओरिजिन को डिवोर करना बंद कर दिया था। वही दूसरी तरफ हम लोगों को काफ़ी सारे सेक्टर 20 भी देखने के लिए मिल सकते हैं जो कि इस वक्त पर्पल मून होली लैंड को चूस रहे थे। और वही जो पर्पल मून होली लैंड सिस्टर था वो पूरी तरीके से पागल हो चुका था, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि लो फेंग ये सारी चीज़ें तुम्हारे कारण हो रही है, फाइनली ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है, मैं अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, ये नहीं हो सकता, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। और इसी तरीके से जो पर्पल मून होली लैंड है वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था और अपना दुख ज़ाया कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि इसका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ गया और इसे कोई मुर्गी के द्वारे पड़ रहे हो। मैं होता तो उसको मोजा सूंघा देता लू फेंग का। एंड सडनली उसको भी देखने के लिए मिलता है जो सेक्टर 20 है जो कि उसके मिनीचर उसको डिवॉर कर रहा था वो एकदम से रुक जाता है। हमें देखने के लिए मिल सकता था कि सारी जो सेक्टर 20 है ये आगे की तरफ बढ़ जाता है पर्पल मून होली लैंड और ईस्ट एम्पर होली लैंड की मिनीचर उसको छोड़ के।
वो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि इनका जो मिनीचर यूनिवर्स का ओरिजिन है उसे सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, और ख़ास करके ईस्ट टेम्पो होली लैंड का जो मिनीचर यूनिवर्स है उसका जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और वही जो पर्पम होली लैंड का रेजिस्टेंस है वो उससे बस थोड़ा सा वीक है। तो कुल मिला के इन लोगों के मिनीचर यूनिवर्स को अगर हम लोग सॉल्व करते रहेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा वक्त ज़ाया होगा, और इस वक्त हमें वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले वो लोग फर्स्ट और सेकंड इनकॉग्निशन एरा को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, जिसके बाद ये लू फैंग वगैरह इन सब लोगों से निपटने के बाद एट द एंड यहाँ पे आ ही जाएंगे, कहीं तो जाने नहीं वाला इन लोगों का मिनीचर यूनिवर्स। एंड इसी तरीके से हम लोग को फाइनली देखने के लिए मिलता है कि फर्स्ट और सेकंड इनकॉग्निशन एरा के अंदर जितनी भी रेसेस थी वो सारी की सारी इनहेलेटेड हो जाती है, सारी की सारी ख़त्म हो जाती है, और सारी जो रेसेस थी इन्होंने मरने से पहले काफ़ी सारे मैसेज भेजे थे, काफ़ी सारी बदुआएँ भेजी थी लू फैंग, प्राइमल जॉसेट लीडर और बाकी सारे लोगों को जो कि ओरिजिनल यूनिवर्स से थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी इन लोगों का किसी भी मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं किया। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को एंसेस्टर गॉड स्कूल देखने के लिए मिलता है जहाँ पे लू फैंग और प्राइमल जॉसेट लीडर वहाँ पे अपीयर होता है। जब वो एंसेस्टर गॉड सीक्रेट रीजन के अंदर अपीयर होता है तो ये दोनों लीडर्स को देखने के बाद ये जो एंसेस्टर गॉड से वो थोड़े शॉक हो जाता है। वो कहता है कि जो सेक्टर बीस्ट है वो ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड इनकॉग्निशन एरा को ख़त्म कर चुका है, और जल्दी वो ओरिजिनल यूनिवर्स की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, और वो शायद से मेरे एंसेस्टर गॉड स्कूल के अंदर भी पहुंच जाएंगे। अगर तुम लोगों को मेरे एंसेस्टर गॉड स्कूल से ट्रू गॉड्स की ज़रूरत है तो मैं उन्हें तुम्हारे लिए भेज दूंगा, लेकिन इस वक्त तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हें वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तभी जो प्राइमल जॉसेट लीडर होता है वो कहता है कि एंसेस्टर गॉड जो सेक्टर बीस्ट है वो ऑलरेडी आ चुके हैं, और वो जल्दी सबको ख़त्म कर देंगे, और वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है, और इस वक्त मैं या फिर मिल्की वार्ड लीडर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि हम होप लेके आए कि जो ओरिजिनल माइंड है वो टीचर ओरिजिन को इस वक्त जाने देंगे। जो टीचर ओरिजिन की विल पावर है अगर वो नहीं रहेगी अपने प्राइमल यूनिवर्स को गार्ड करने के लिए, तो जो प्राइमल यूनिवर्स है वो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर पूरी तरीके से उन सेक्टर 20 के द्वारा डिवॉर कर लिया जाएगा। कहता है कि प्रीच ओरिजिनल माइंड, जो टीचर ओरिजिन है उन्हें जाने दो, उनकी सोल को आज़ाद कर दो। एंसेस्टर गॉड थे वो एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। वैसे एक्चुअली में अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर लू फैंग या फिर प्राइमल जॉसेट लीडर यहाँ पे आए होते तो वो कब के इन लोगों को भगा देते हैं इनकी रिक्वेस्ट को डिनाइड करके, लेकिन इस वक्त ये लोग जानते थे ये कितना ज़्यादा क्रूशियल मामला है, और लगभग लू फैंग की भी बात सही थी कि अगर प्राइमल यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं रहेगा तो प्राइमल यूनिवर्स जो है वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर डिवॉर कर लिया जाएगा, क्योंकि जितने भी मिनीचर यूनिवर्स है उनके जो ओरिजिनल ट्रू मास्टर्स है वो उनके ओरिजिन से कनेक्टेड रहते हैं, जिसकी मदद से वो अपनी विल पावर की मदद से ये जो सेक्टर बीस होता है इनको थोड़ा बहुत रजिस्ट कर पाते हैं, और इनकी जो स्पीड होती है उनको स्लो डाउन कर पाते हैं। लेकिन प्राइमल यूनिवर्स ऑलरेडी टीचर ओरिजिन का था, जिसको और टीचर ओरिजिन ऑलरेडी पूरी तरीके से हमेशा हमेशा के लिए एटर्नली सप्रेस कर दिए गए, और उनकी जो सोल है वो अगर प्राइमल यूनिवर्स को नहीं बचा सकी तो प्राइमल यूनिवर्स को पूरी तरीके से डिवॉर होने के लिए कुछ सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। एंड इसी के बाद वो तीनों की तीनों जो एंसेस्टर गॉड होता है वो आंखें बंद करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, और वो ओरिजिनल माइंड के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तभी हम लोगों को एक अननोन फोर्स देखने के लिए मिलता है, एक इनविजिबल फोर्स जो कि वहाँ पे आता है, और वो उन तीन एंसेस्टर गॉड्स के थ्रू कुछ कम्युनिकेट करता है। वैसे तो ऐसा पता नहीं चल रहा था कि वो फोर्स कम्युनिकेट कर रहा है क्या कर रहा है, बस कुछ धुआं सा देखने के लिए मिलता है, और वो वहाँ पे घूमता है, और उस धुएं को एक तरीके से वो तीन एंसेस्टर गॉड ही फील कर सकते थे, और वो समझ सकते थे कि एक्चुअल में वो क्या सिग्नल देना चाहता है। कुछ टाइम के बाद जितनी भी चीज़ें होती है सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो जो तीन एंसेस्टर गॉड होता है उनकी शक्ल काफ़ी ज़्यादा उतर चुकी होती है। वो प्राइमल जॉसेट और लू फैंग की तरफ देखता है तो लू फैंग समझ जाता है कि शायद से इनका आंसर जो है वो नो है। तभी जो प्राइमल जॉसेट लीडर होता है वो उन लोगों से पूछता है क्या ओरिजिनल माइंड तैयार हो गया टीचर ओरिजिन को छोड़ने के लिए। तभी वो जो तीन एंसेस्टर गॉड होता है वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और इसके अंदर से जो यंग एंसेस्टर गॉड होता है वो कहता है कि जो ओरिजिनल माइंड है वो कह रही है कि टीचर ओरिजिन को रिलीज़ करना उनके बस की बात भी नहीं है, क्योंकि टीचर ओरिजिन ने कुछ सुप्रीम लॉज को ब्रेक किया था, जिसके थ्रू जो सुप्रीम लॉज है जो कि पूरी तरीके से सारी के सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, उन्होंने एक तरीके से टीचर ओरिजिन को पूरी तरीके से सप्रेस करके रखा है। एंड ये जो विल पावर है ओरिजिनल यूनिवर्स की ये भी इस चीज़ में कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो सुप्रीम लॉज है उसके सामने विल पावर की भी नहीं चलती। तो वो जो विल पावर थी वो कह रही थी कि वो पहले इसलिए इस चीज़ के लिए मानी थी क्योंकि अगर लू फैंग सच्ची में सेक्टर 20 जैसी बला को पूरी तरीके से टाल देता तो जो लू फैंग है वो काफ़ी सारे जो
कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स है वो कमा लेता है एक तरीके से। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके सुप्रीम लॉस के साथ खेलने वाली थी, लेकिन नॉर्मली ऐसा कुछ करना उसके लिए पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। एट द एंड ये लोग बस एक ही चीज़ कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि अगर तुमने इस सेक्टर 20 की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया लो फैंग, तो डेफिनेटली ये एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन होगा, जिसके लिए जो टीचर ओरिजिन की विल है उसे हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरीके से पहले की तरह रिलीज़ कर दिया जाएगा। वो रिलीज़ नहीं करने के पीछे का एक और ये रीज़न था कि जो टीचर ओरिजिन की जो विल है उसको इतने लंबे टाइम से सप्रेस करके रखा गया था कि इवन उसकी जो विल पावर है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुकी थी, और लगभग उसकी जो विल पावर है वो लो फैंग के बराबर की होगी। और अगर उसकी बॉडी को भी पूरी तरीके से रिलीज़ कर दिया गया तो इवन हो सकता था कि उसकी जो पावर है वो लो फैंग से भी ज़्यादा हो या फिर लो फैंग के बराबर के अंदर हो। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये पूरी तरीके से एक अनस्टेबल माहौल हो जाएगा। इस वक्त जो लो फैंग है वो पूरी की पूरी ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर, पूरी के पूरे यूनिवर्स वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्रेट बीइंग है। और अगर एक दूसरा ग्रेट बीइंग इस तरीके से पैदा हो जाता है तो ये सुप्रीम लॉस के खिलाफ होगा। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो लू फैंग और प्राइमल जॉ से रिलेटेड होता है वो वहाँ से चले जाते हैं। वो एंसेस्टर गॉड पैलेस को छोड़ के वो वापस से प्राइमल यूनिवर्स के अंदर आ जाते हैं। और सडनली जैसे ही वो प्राइमल यूनिवर्स की ज़मीन के ऊपर कदम रखता है, वैसे ही जो लू फैंग और प्राइमल जॉ से रिलेटेड होता है वो एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि उनके सामने एक बीइंग खड़ा था जिसने पूरी तरीके से वाइट कलर के कपड़े पहन के रखे थे। ये और कोई नहीं, टीचर ओरिजिन था। टीचर ओरिजिन को देखते ही प्राइमल जॉ से रिलेटेड की आंखों के अंदर आंसू आ जाता है। टीचर ओरिजिन प्राइमल जॉ सिटी लीडर की तरफ देखता है और उसे कहता है कि मेरे बच्चे, तुम पूरी तरीके से बदल चुके हो। तुम्हें वर्चुअल यूनिवर्स के द्वारा देखने से और रियल लाइफ में देखने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लग रहा है। तुम वर्चुअल यूनिवर्स से कुछ और देखने के लिए मिलते थे, और आज जब मैं खुद तुम्हें अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो तुम मुझे कुछ अलग ही दिख रहे हो। वही जो प्राइमल जॉ सिटी लीडर थे वो थोड़े से इमोशनल हो रहे थे। तभी जो टीचर ओरिजिन होता है वो कहता है चलो ठीक है ये ड्रामा ख़त्म करो। और मैंने सच्ची में कभी भी नहीं सोचा था कि जो ओरिजिनल माइंड है वो मेरे सेपरेशन को हटा देगी। बट ये सारी चीज़ें बस लू फैंग के कारण हो रही है। वो लू फैंग की तरफ देखता है और लू फैंग को थैंक्स कहता है। वही टीचर ओरिजिन कहता है कि मुझे इस वक्त पूरी तरीके से रिलीज़ तो नहीं किया गया, लेकिन मेरी विल पावर को रिलीज़ कर दिया गया है, जिसके कारण मैं एक तरीके से कम अपने मिनिएचर यूनिवर्स को तो प्रोटेक्ट कर ही सकता हूँ। और जब ये जो सेक्टर 20 है वो मेरे मिनिएचर यूनिवर्स को खाने के लिए आएंगे तो मेरा जो विल पावर है वो डेफिनेटली बाकी के ट्रू गॉड से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी मेरे मिनिएचर्स को खाने के लिए, और डेफिनेटली उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा। लू फैंग कहीं ना कहीं जानता था कि ये जो टीचर ओरिजिन है इनकी विल पावर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये इसलिए क्योंकि पहले उनकी विल पावर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, और उसके अलावा जब से ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से एक सप्रेशन के अंदर थे, और जो ग्रेट सप्रेशन था, इस सप्रेशन के कारण भी कहीं ना कहीं उनकी जो विल पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा शार्पन हो चुकी थी इस भयानक सप्रेशन के कारण। और जैसे ही आज वो रिलीज़ हुए तो डेफिनेटली उनकी जो विल पावर है वो पहले के कंपैरिजन के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी होगी। इसके बाद जो टीचर ओरिजिन होता है वो कहता है कि जल्दी अभी टाइम वेस्ट मत करो, मुझे मजबूर मत करो, मेरे थ्रू तुम डिस्ट्रैक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट वो सेक्टर 20 है। वही प्राइमल जॉ से रिलेटेड भी हाँ के अंदर मुंडी हिलाता है और लू फैंग भी हाँ के अंदर मुंडी हिलाता है। जब लू फैंग ने इस वक्त टीचर ओरिजिन को असली में देखा था तो वो थोड़ा सा शॉक हो गया था, क्योंकि जो टीचर ओरिजिन थे वो काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव के और काफ़ी ज़्यादा जेंटल और एलिगेंट लगते थे। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि टीचर ओरिजिन जैसे बंदे ने सच्ची में सुप्रीम लॉस जैसी इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ को गुस्सा दिलाया होगा, और जिसके कारण उन्होंने हमेशा के लिए टीचर ओरिजिन को सप्रेस कर दिया। एंड इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म होता है। सो गाइस ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और गाइस आज डेफिनेटली मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाला हूँ, तो शाम के टाइम तो वीडियो नहीं डाल पाऊँगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि सुबह अगर मैं जल्दी उठ पाया तो मैं सुबह वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा और शेड्यूल करके रख लूँगा शाम के लिए। कोशिश पूरी रहेगी कि आज भी मैं आपको वीडियो दे पाऊँ। बाकी देखते हैं, आज के लिए मैंने आप लोगों को एक टारगेट दिया था, अभी तक तो हिट नहीं हुआ, लेकिन चलो कोई ना, जितना आपने किया उतना भी बहुत हो गया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, और जो भी आप लोगों ने मुझे दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। सो फिर मिलते हैं गाइस, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।